नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये आ गया है रोशन सर का आधुनिक भारत का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लगभग इसका 2 वीडियो आएगा। लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 150 पौने 200 के आसपास क्वेश्चन है। और जो आपको याद नहीं है उसको एक बार बोलेंगे, जो आपको याद है उसको 2-3 बार बोल के हम याद कराने की कोशिश किए हैं। अगर दोस्तों इस चैप्टर से, ये चैप्टर है आपका, ये आपका पहला चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, तो इस चैप्टर को जिसमें से आपको जो याद होगा उसको एक बार, जो नहीं याद होगा उसको हम 2-3-4 बार बोल के याद कराएंगे। और इसका मेरा मकसद यही है कि आपको याद कराना। और दोस्तों इसमें बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाके देखिए। पूरा बेहतरीन तरीका से 3-4 बार देखेंगे, आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले ऊपर कुछ नोट्स दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि यहाँ पे सैयद बंधु दोस्तों उस समय ना किंग मेकर का काम करता था। राजा मतलब राजा बनाने का काम, तो सैयद बंधु किंग मेकर था। सैयद बंधु ने 4 मुगल बादशाह को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, फर्रुखसियर, रफीद उद दरजाद, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुखसियर, रफीद उद दरजाद, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन सैयद बंधु का जो पतन हुआ ना, उसमें योगदान है निजाम उल मुल्क का। सैयद बंधु का जो पतन हुआ दोस्तों, उसका उसमें योगदान है निजाम उल मुल्क का। और किसके समय पतन हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। तो चलिए, ये आपका चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। इसको याद करते हैं अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किया था निजाम उल मुल्क ने। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उस कथन यहाँ पे बी सही है कि निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और जो सैयद बंधु निर्माता या किंग मेकर कहते हैं। ठीक है, और निजाम उल मुल्क दोस्तों ईरानी गुट का नहीं था, ये तुरानी गुट का था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। ठीक है, और निजाम उल मुल्क को दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्या कहता है, निजाम उल मुल्क को दोस्तों 7,000 जात का दर्जा प्राप्त था। निजाम उल मुल्क को 7,000 जात का दर्जा प्राप्त था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वह था मोहम्मद शाह। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? वह था मोहम्मद शाह। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? वह था मोहम्मद शाह। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। ठीक है, तो निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा इसने एक हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया। बिल्कुल सही बात है, निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाया था और उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को आसफ जाह की उपाधि दिया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को आसफ जाह की उपाधि दिया था। ये दोनों का दोनों सही है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सकुरखेरा का युद्ध 1724 में किसके बीच हुआ था? सबसे पहले जानिए कि सकुरखेरा का युद्ध कब हुआ? 1724 में। सकुरखेरा का युद्ध 1724 में। सकुरखेरा का युद्ध 1724 में कब हुआ? किसके बीच हुआ? हैदराबाद के निजाम और मुबारिज खां के बीच। मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, उसके बीच। तो सकुरखेरा का युद्ध 1724 में हुआ था हैदराबाद का निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच में। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है इसमें दोस्तों ध्यान देंगे, पढ़ते हैं इसको। कहता है कि कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज था जो दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज था। कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज था जो दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। ये बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सदा सदादतुल्ला खान ने किया था। इसने अपनी राजधानी अर्काट को बनाया था। ये बात भी सही है कि स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सदादतुल्ला खान ने किया था और इसकी अपनी राजधानी अर्काट में बनाया था। ये दोनों बात दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही साथ यहाँ क्या कहता है तीसरा,
यही गलत है कि कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसी और डचों के मध्य संघर्ष था। नहीं, डच, यहाँ पे डचे गलत है। देखिए, कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध था ना, उसके प्रश्न पर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच था संघर्ष, ये बात सही है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच संघर्ष हुआ था, यही बात सही हो जाएगा अब। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गलत है इसमें, कहता है कौन सा कथन दोस्तों गलत है। तो पहला देखेंगे कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि बिहार को, दूसरा कहता है यहाँ पे कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से आजिमाबाद को बनाया था। नहीं, आजिमाबाद को नहीं बनाया था, यही गलत हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया, ये बात सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया, ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि बिहार को, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित कहता है बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउ सुजाउद्दीन ने मिलाया था। समझिएगा क्या कहता है कि बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था, ये बात सही है। बिहार को बंगाल में सुजाउद्दीन ने ही मिलाया था, ये बात बिल्कुल सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया था? तो मुर्शिद कुली खां था। बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण दिया था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला है कि 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिला था? तो फर्रुखसियर से मिला था। देखिए, मुर्शिद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी किस बादशाह से मिला था? फर्रुखसियर से। मुर्शिद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिला था? फर्रुखसियर से मिला था। ठीक है, अगला है वह कौन सा मराठा सरदार था, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो वह हो जाएगा रघुजी भोसले। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व दिया था? वो रघुजी भोसले था। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसको अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? वह हो जाएगा रघुजी भोसले। अगला है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किलाबंदी की अनुमति नहीं दिया था? अलीवर्दी खान। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दिया था? तो वो अलीवर्दी खां हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। सुराजुद्दौला मत मार दीजिएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, कुछ नोट्स है। इस नोट्स को देखो, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। अच्छा, ब्लैक होल की घटना प्लासी के युद्ध के तत्कालीन कारण बना। ब्लैक होल की घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण बना, ये आप जानते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? यह अलीवर्दी खान ने कहा है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया है, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगा, लेकिन छेड़िएगा तो काट काट के मार देगा? यह अलीवर्दी खां कहा है। किसके लिए? यूरोपीय लोगों के लिए कहा। अच्छा, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में होता है। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला बना। ठीक है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु तो 1756 में हो गया। उसके बाद उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बनता है 1756 से 57 के लिए। आगे देखेंगे, 1757 में प्लासी की सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो सेना नायक मीर जाफर ने, मौसी
घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सारे के सारे। 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? सेना नायक मीर जाफर दिया था, मौसी घसीटी बेगम दी थी, और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सारे के सारे अंग्रेज का साथ दिया था। अच्छा, ब्लैक होल की घटना का संदर्भ कौन सा कथन सही है? तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में हुआ था, बिल्कुल सही। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ही हुआ था। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था, ये बात भी सही है। चलिए, अगला है कि काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। यह घटी थी कलकत्ता में। कलकत्ता याद रखिएगा, कलकत्ता में घटा था यह, ठीक है। आप ये मुर्शिदाबाद मत मार दीजिएगा, ठीक है। कलकत्ता में हो जाएगा लाल कोठरी ब्लैक होल वाला। अच्छा, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण था, कारण ये था कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही कारण था। अच्छा, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव का गिदर कहा है? मीर जाफर को। क्लाइव का गिदर मीर जाफर को कहते हैं, क्लाइव का गिदर मीर जाफर को कहते हैं। अच्छा, मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मुंगेर में। मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोप का कारखाना मुंगेर में स्थापित करने का काम किया। अच्छा, किसकी राजधानी निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल लिया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों मुर्शिदा कहता है कि कौन सा अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल लिया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मीर कासिम हो जाएगा। कौन था? मीर कासिम। दोस्तों एकदम याद हो रहा होगा, और 2-3 बार देखेंगे पूरा याद हो जाएगा, एकदम देखते रहिए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित करने का काम किया? वो बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी तो 1757 में हुआ, आप जानते हैं। वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। लेकिन इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसने मीर कासिम तथा सुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ पराजित हो गए? तो शाह आलम द्वितीय। कहता है कि निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया? वह शाह आलम द्वितीय थे। चलिए आगे देखते हैं। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होता है। दोस्तों कहता है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को प्राप्त किया था? तो इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि दो हुआ है, वो हुआ 12 अगस्त को, एक हुआ 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त 1765 प्रथम संधि था और 16 अगस्त वाला दूसरा था। अच्छा, पेरिस की संधि कब होता है? 1763 में। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल में नवाबों का सही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले अलीवर्दी खां 1740 से 56, सबसे पहले अलीवर्दी खां 1740 से 56। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1739। एक सेकेंड ये कैसे हो गया? सबसे पहले तो सरफराज खां होगा, 1739 से 40 है, फिर 40 से 56 है, लेकिन यहाँ भी उससे पहले सही कालक्रम है दोस्तों। एक सेकेंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा? सब कुछ तो सही है। सबसे पहले सुजाउद्दीन होगा 1727 से 39। सबसे पहले बंगाल के नवाब का सही क्रम है सुजाउद्दीन 1727 से 39, सुजाउद्दीन 1727 से 39, सुजाउद्दीन 1727 से 39। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 40, सरफराज खां 1739 से 40। उसके बाद आता है अलीवर्दी खां 1740 से 56, अलीवर्दी खां 1740 से 56। तब मीर कासिम आता है 1760 से 63। तो ठीक है, तो सबसे पहले सुजाउद्दीन 1727 से 39, सुजाउद्दीन 1727 से 39। उसके बाद आया सरफराज खां 1739 से 40, सरफराज खां 1739 से 40। उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56, अलीवर्दी खां 1740 से 56। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 63, मीर कासिम 1760 से 63।
अगला है कि निम्नलिखित में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध का संस्थापक सआदत खां था। अवध का संस्थापक सआदत खां। अवध का संस्थापक सआदत खां। अवध का संस्थापक सआदत खां। अच्छा, 1723 में नया जनरल 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था सआदत खान ने। 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त को लागू किया था सआदत खान ने। 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त को लागू किया था सआदत खान ने। चलिए अगला देखते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था? तो सआदत खां को। कहता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो किसको एक उपाधि दिया था बुरहान उल मुल्क, वो था सआदत खां। ठीक है, कहता है कौन सा कथन गलत है, असत्य है? समझिए, पहले सही वाला पढ़ेंगे हमेशा की तरह। सआदत खां ईरानी गुट का था, बिल्कुल सही। सआदत खां ईरानी गुट का था, सही है। 1739 में सआदत खां की मृत्यु के बाद सफदर जंग अवध का नवाब बना, ये बात भी सही है। जब सआदत खां 1739 में मर गया ना, तो उसके बाद सफदर जंग अवध का नवाब बना, ये बात सही है। अच्छा, सफदर जंग के समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुआ। सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुआ, ये बात भी सही है। सफदर जंग के समय में ही अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुआ था। ठीक है, लेकिन गलत वाला क्या कहता है कि 1754 में सफदर जंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना। नहीं, ये गलत है। देखिए 1754 में सफदर जंग जब मर गया ना, तो उसके बाद उसका पुत्र अबुल मंसूर नहीं था, वो सुजाउदौला बना। ठीक है, सुजाउदौला बना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाता था? किस राज्य का शासक नवाब वजीर कहलाता था? तो अवध का नवाब। ठीक है, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। और चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नोट्स है, इसको समझिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देंगे। कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता पर किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। देखिए कहता क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ था, और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बंगाल की राजधानी ना पहले ढाका था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया? मुर्शिद कुली खां। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया? राजधानी लेके गया। बंगाल की राजधानी पहले ढाका था, और ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया मीर कासिम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो सफदर जंग को। नवाब वजीर के नाम से दोस्तों सफदर जंग को जानते हैं। नवाब वजीर के नाम से सफदर जंग को जानते हैं। चलिए कहता है कि विचार करना है यहाँ पर, है ना, कौन सा कथन सही है? तो सुजाउदौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया, बिल्कुल सही है। सुजाउदौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, ये बात सही है। अच्छा, आसफुदौला ने अवध की राजनीतिक फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ये बात भी सही है। आसफुदौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। आसफुदौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ये बात भी अपने आप में सही है। अच्छा, निम्नलिखित में किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो हो जाएगा सुजाउदौला। निम्नलिखित में किस शासक ने पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में होता है, किस शासक ने पानीपत की तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था उसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो हो जाएगा सुजाउदौला।
पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउदौला ने। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था सुजाउदौला ने। अच्छा, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफुदौला। आसफुदौला। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफुदौला। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफुदौला। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के आरोप पर लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? आउटफ्रॉम की रिपोर्ट। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम किया था? आउटफ्रॉम की रिपोर्ट हो जाएगा, ये सही है। अगला है कि तालीकोटा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध सबसे पहले 1565 में, इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और तालीकोटा का युद्ध को कई गो नाम है। इसको तालीकोटा का युद्ध को दोस्तों राक्षसी हंगरी कहते हैं, टंगरी, राक्षसी टंगरी भी कहते हैं, बन्नी हट्टी भी कह सकते हैं। तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी टंगरी भी बोलते हैं। देखिए, तालीकोटा का युद्ध को दोस्तों राक्षसी टंगरी का युद्ध भी बोलेंगे और बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है। 38 नंबर है, किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो मैसूर में। किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? मैसूर में। किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? मैसूर में। किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो वो मैसूर में था। वाडियार वंश का अंतिम शासक कृष्णराज था। वाडियार वंश का अंतिम शासक कृष्णराज। वाडियार वंश का दोस्तों अंतिम शासक कृष्णराज था, ठीक है। कहता है कौन सा गलत है इसमें, कौन सा गलत है सो देखना है। 40 नंबर। तो 40 नंबर देखेंगे, कहता है कि मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया था। मालाबार तट पर जो भूमि भूमि टैक्स था ना, वो हैदर अली लगाया था, ये बात बिल्कुल सही है। मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया था। मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में होता है, ये बात भी सही है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ, ये बात भी सही है। अगला है, कहता है कि टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा, ये तो बिल्कुल गलत है। नायर से कहाँ चला था, वर्षों तक थोड़े ना चला था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1765 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो वह हैदर अली था। निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में, किसने 1765 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? वह हैदर अली था। अच्छा, 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? तो नंदराज को हटाकर। 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? तो नंदराज को हटाकर। 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? तो वो नंदराज को हटाकर बना। निम्न में से मैसूर राज में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगा दिया था? तो हैदर अली। निम्नलिखित में मैसूर राज में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगा दिया था? तो वो हैदर अली था, ठीक है। अगला है कि 18वीं सदी की शुरुआत में केवल 4 प्रमुख राज थे, ठीक है, और इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, कोनिये था, चिरक्कल था, कालीकट था और त्रावणकोर था, लेकिन मालाबार ये नहीं था दोस्तों, ठीक है। इसको समझिएगा। कहता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज था। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 राज था, प्रमुख 4 राज था। इसमें एक था कोइन, एक में कोइन था, दूसरा चिरक्कल, और तीसरा कालीकट और चौथा त्रावणकोर, ठीक है। तो कोइन, चिरक्कल, कालीकट, त्रावणकोर, कोइन, चिरक्कल, कालीकट, त्रावणकोर, कोइन, चिरक्कल, कालीकट, त्रावणकोर, ये सारे के सारे केरल के प्रमुख 4 राज थे। अगला है कि उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को क्या लिखा है, छोड़कर डचों को हराकर, नहीं, हराकर होगा। उस दक्षिण भारत राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था? वो मार्तंड वर्मा था।
उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया, वो मार्तंड वर्मा था। ठीक है, अगला देखिएगा कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, माने कौन सा कथन गलत है। मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देखिए सही क्या है, तो मार्तंड वर्मा त्रावणकोर पर शासन किया था, बिल्कुल सही। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर पर शासन किया। मार्तंड वर्मा ने सामंतों का दमन कर दिया। मार्तंड वर्मा ने सामंतों का दमन कर दिया, ये बात भी सही है। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर मजबूत आधुनिक सेना संगठित किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। कहता है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में पूछ रहा है, तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन कर दिया और उसने यूरोपीय मॉडल के आधार पर मजबूत आधुनिक सेना का गठन कर दिया। ठीक है, और जो गलत वाला है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, नहीं, वो तो उसके जैसा सेना तैयार कर लिया, रिश्वत काहे के लिए देगा। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, कहता है कि मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुमल राम वर्मा हुआ। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुमल राम वर्मा हुआ। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ, ये बात सही है। जो एक प्रसिद्ध विद्वान कवि संगीतज्ञ तथा अभिनेता था, ये बात सही है। जो कार्तिक तिरुनल राम वर्मा था ना, मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी, वो प्रसिद्ध विद्वान कवि संगीतज्ञ तथा अभिनेता भी था। अच्छा, 18वीं सदी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नम्बियार थे, ये बात भी सही है। 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कौन थे? 18वीं सदी के मलयालम साहित्य में महान कवि थे कुंचन नम्बियार, ये बात भी दोस्तों सही है। मिलान करने के लिए दिया है 48 नंबर, लेकिन उससे पहले यहाँ इसको देखेंगे, बहुत बढ़िया। ये जो नोट्स है ना दोस्तों, ये अच्छा लिखा है, इसको समझिएगा। कहता है कि दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। देखिए, विजय साम्राज्य का जो पतन हुआ ना, विजयनगर साम्राज्य का, वह तालीकोटा का युद्ध 1565 में उसी से हुआ। उस समय वहाँ का राजा राम था। वहाँ का राजा कौन था? राम राय, वहाँ का राजा राम राय था। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा, हाँ, यहाँ पे कहता है कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां तथा, देखिए, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था सादत खां। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां तो किया, लेकिन राजधानी जो है वो फैजाबाद को बनाया था, ये बात भी याद रखिएगा। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? सादत खान ने। और राजधानी कहाँ बनाया? फैजाबाद को। ठीक है, सादत खां के बाद अवध का नवाब सफदरजंग या नवाब वजीर बना। सादत खां के बाद कौन बना? सफदरजंग। सादत खां के बाद कौन बना? सफदरजंग। अच्छा, सफदरजंग या नवाब वजीर का उत्तराधिकारी सुजाउदौला बना, ये बात भी सही है। सफदरजंग या नवाब वजीर, देखिए, सफदरजंग को ही नवाब वजीर कहते थे, उसका उत्तराधिकारी सुजाउदौला ही बना। ठीक है, अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ठीक है, सुजाउदौला और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें सुजाउदौला ने अफगानों का साथ दिया। नहीं नहीं नहीं, गलती बोल दिए, ध्यान दीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे कहता है दोस्तों, रुक जाइए, देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 में हुआ, उसमें सुजाउदौला ने ना, सुजाउदौला अफगानों का साथ दिया था, इसको याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउदौला ने किसका साथ दिया? अफगानों का साथ दिया। और साथ ही साथ पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, रूहेला में, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब मिलान करने वाला को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बंगाल के संस्थापक दोस्तों मुर्शिद कुली खां हैं। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकिलिज खां भी बोलते हैं, तो हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क या चिनकिलिज खां। कर्नाटक का संस्थापक सादुतुल्ला खां, कर्नाटक का संस्थापक
सादत उल्ला खां। कर्नाटक का संस्थापक सादत उल्ला खां और अवध का संस्थापक सादत खां। अवध का संस्थापक सादत खां है, अवध का संस्थापक सादत खां है। और केरल या त्रावणकोर का संस्थापक मार्तंड वर्मा है, ये आपको याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही नहीं है, मैंने कौन गलत है, तो हम पहले सही वाला पढ़ेंगे। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा किया गया था। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था, यह बात सही है। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था। अच्छा, जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। जाट नेता सूरजमल को, समझिएगा, देखिए जाट की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था, लेकिन जाट नेता दूसरा था, सूरजमल था। सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि लोहगढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया था। लोहगढ़ का किला भरतपुर में है, सूरजमल ने बनवाया है। लोहगढ़ का किला भरतपुर में, जिसको सूरजमल ने बनवाया है। अब गलती वाला पढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, बिल्कुल गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल ने मराठा का साथ दिया था। यहाँ पे समझिए फिर से, देखिए यहाँ पे इसको हटाइए। पानीपत का तीसरा लड़ाई में सूरजमल ने मराठा का साथ दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने किसका साथ दिया? मराठा का। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने मराठा का साथ दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। 50 नंबर है। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? अली मोहम्मद खां के। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा हुआ? अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड की स्थापना हुआ अली मोहम्मद खां। अच्छा, रुहेलखंड क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय की तराई क्षेत्र, यूपी में। रुहेलखंड क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम की तराई क्षेत्र, यूपी में। रुहेलखंड किधर स्थित है भाई? तो हिमालय की तराई क्षेत्र, यूपी में। अगला देखेंगे दोस्तों, मिरानपुर कटरा के युद्ध कब लड़ा गया? तो 1774 में, 23 अप्रैल 1774 में मिरानपुर कटरा का युद्ध लड़ा गया। मिरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1774 में, 23 अप्रैल 1774। 23 अप्रैल 1774 मिरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया? 23 अप्रैल 1774। अच्छा, रुहेलो के किस नेता ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि किया? रुहेलो के किस नेता ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि किया? तो हाफिज रहमत खां। रुहेलो के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि किया? वह था हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां। 60 क्वेश्चन दोस्तों इसमें हम करेंगे। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी दोस्तों लाहौर थी। ठीक है। अगला है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? गुरु अंगद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने दोस्तों गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। चलिए 56 हो गया, 57 को देखते हैं। कहता है कि किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मंजी प्रथा का विस्तार किया तथा सती प्रथा का विरोध किया? गुरु अमरदास। किस गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया? गुरु अमरदास। लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया? गुरु अमरदास। लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया? गुरु अमरदास। मंजी प्रथा का विस्तार किया? गुरु अमरदास। मंजी प्रथा का विस्तार किया? गुरु अमरदास। और सती प्रथा का विरोध किया? गुरु अमरदास। अमृतसर शहर को स्थापित किया था? गुरु रामदास। अमृतसर शहर को स्थापित किया? गुरु रामदास। अमृतसर शहर को स्थापित किया? गुरु रामदास। अमृतसर शहर को स्थापित किसने किया? गुरु रामदास। अच्छा, अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, माने कौन गलत है? तो देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव, ये सही है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया है। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था। दोस्तों ये जो था ना,
अकाल तख्त एक पूजा घर था। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया है। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया है। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया है। अच्छा, हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक गुरु तेग बहादुर था। हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक गुरु तेग बहादुर था। ठीक है, हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक गुरु तेग बहादुर था। और सिखों को लड़ाकू कौम में बदला था गुरु हरगोविंद, न कि गुरु गोविंद सिंह। ये बंद है। देखिए, सिखों को लड़ाकू कौम में कौन बदला? गुरु हरगोविंद। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना भी गुरु हरगोविंद। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव। और हिंदू के प्रबल समर्थक गुरु तेग बहादुर। चलिए अगला देखेंगे 60 नंबर। निम्नलिखित में किस सिख गुरुओं को, ठीक है, तात्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर को। ठीक है, कहता है कि किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो अर्जुन देव और तेग बहादुर को। अर्जुन देव और तेग बहादुर को। अगला है दोस्तों, कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत हुआ था? पाहुल प्रथा गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रथा की शुरुआत हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक और दोस्तों 61 और 62। 61 देख लिए, 62वां देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगला कुछ, अगला बार अगला वीडियो बनाएंगे इसका। बहुत लंबा हो जाएगा। कितना मिनट का हो गया? 36 मिनट का। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। एकदम सही बात है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। ये बात बिल्कुल सही है। और जो गलत वाला है उसको सही कर दिया गया है। देखिए गलत क्या है। गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ये गलत है, अनुवाद नहीं किया। गुरु अर्जुन अर्जुन देव ने जफरनामा को फारसी में लिखा, ये याद रखिए। ठीक है, अनुवाद नहीं किया था। गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा को जो है लिखा, अनुवाद नहीं किया फारसी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन लगा होगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। यहीं से अगला वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।